नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को हर कोई चाहता है, समर्पित भी है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वाकई इस अभियान को जिया है। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं नवीन जैन, जो एनएचएम के एमडी भी हैं और राजस्थान मेडिकल एंड हेल्थ के सेक्रेटरी हैं। जैन साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये कहूं कि एक तरह से खुशी भी है इस बात की कि जब मैं पहली मर्तबा आपसे इस स्टूडियो में बात कर रहा था तो पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत आपने कहा था कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और आउट ऑफ द वे कुछ हमें अधिकार जो संविधान ने दिए हैं उसके तहत कानून हम ऐसा कुछ अभियान चलाना चाहते हैं जो हर कोई याद करेगा, और उसका शतक हो चुका। तो मुझे बड़ी खुशी भी है, और खुशी मुझे ही नहीं है, मुझे लगता है सभी प्रदेशवासियों को खुशी है। और जिस अंदाज में आपने आपकी टीम ने ये ऑपरेशन अंजाम दिए वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इसकी स्ट्रेटेजी और किस तरह से आप लोगों ने इस अभियान को शुरू किया? देखिए, ये हमें पता लग गया था कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राजस्थान जैसे बड़े भूभाग वाले राज्य में कुछ इम्पैक्ट आ सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि पीसीपीएनडीटी एक्ट को हर आदमी तक इम्प्लीमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक सामाजिक कानून है। 17 लाख औरतें एक साल में राजस्थान में बच्चे पैदा करती हैं। जब 17 लाख घरों में कोई औरत प्रेग्नेंट है तो ये पता लगाना कि उनमें से किस घर में बेटी के जन्म को नहीं चाहेंगे और टेस्ट करवा के और शायद गर्भपात बेटी का करवा देंगे, ये पता लगाना वाकई में एक बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है। लेकिन हमें लगा कि सबसे पहले तो पीसीपीएनडीटी कानून का पालन अच्छे से किया जाए। पीसीपीएनडीटी कानून को पालन करने के लिए 2012 में पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा था। हमने देखा कि उसमें अच्छे पुलिस ऑफिसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने पुलिस विभाग से संपर्क किया। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छे अधिकारी एडिशनल एसपी के रूप में दिए। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जब कुछ अचीवमेंट किए तो हमें कुछ और अच्छे एसएचओज भी मिले। मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लॉ की पोस्ट भर गई, हेल्थ मैनेजर आ गए। तो मुझे लगता है कि जब ये पीसीपीएनडीटी ब्यूरो पूरी तरह से बन गया, उसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की सारी ताकतें इसके पास थी। हमने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ आईपीसी का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसके चलते हुए जो पहले की हमारी योजना मुखबिर योजना थी वो बहुत सशक्त रूप से लागू हो पाई। वरना मुखबिर योजना भी बनी हुई थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी, हमें डिकॉय करने के लिए गर्भवती महिलाएं नहीं मिल रही थी। ये सारी समस्याएं दूर हुई जब हमने 2015 में मुखबिर योजना की गाइडलाइंस को चेंज किया, और उसके बाद बस पीबीआई यानी कि पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मुखबिर योजना के नए स्वरूप ने कुछ ऐसा किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिकॉय होने लगे, और मजबूती से कोर्ट में जब हमने अपना पक्ष रखा तो ऐसे लोगों को आसानी से जमानत भी नहीं मिली। और इसके कारण राजस्थान में एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, और राजस्थान में इस काम में लिप्त जो अनरजिस्टर्ड सेंटर्स या अनरजिस्टर्ड मशीनों के जो मालिक थे उनमें भी एक भय का वातावरण बना, और इसके कारण आज राजस्थान में कुछ लग रहा है कि सेक्स रेशो ठीक हुआ है। क्योंकि देखिए, जिस अभियान से आप लोग जुड़े हैं, माफियाज काफी इसमें काबिज थे, और एक तरह से कहेंगे कॉकस ऐसा बना दे, गैंग ऐसी काम कर रही थी जो पढ़े लिखों के हम गैंग कह सकते हैं। डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट थे, हॉस्पिटल्स थे। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई करने में हर्डल्स, राइडर्स बहुत सारे आ रहे थे। ये इनका कुछ सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि राजस्थान में रजिस्टर्ड सेंटर्स और जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं वो इस काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, क्योंकि राजस्थान में हमने पिछले समय में जितने भी डिकॉय ऑपरेशन किए हैं हमने देखा है कि बेरोजगार युवक जो पता नहीं कहाँ कहाँ से सोनोग्राफी सीख के आ रहे हैं, वो कहीं से स्मगल्ड मशीन ले आते हैं। मैंने सुना है कि नेपाल और बांग्लादेश में इस प्रकार की स्मगल्ड मशीनों का कोई बिजनेस है, और कुछ दलाल हैं जो इस प्रकार की मशीनों को बहुत ही एक तरह से इलीगल तरीके से राज्यों में पहुंचा देते हैं। बेरोजगार युवक इन मशीनों को खरीद लेते हैं और उसके बाद खेत में, चलती गाड़ी में, अनजान जगहों पे जा जाके, क्योंकि जिन माँ बाप को ये हो गया है कि मुझे टेस्ट कराना ही कराना है, ऐसे लोग कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने में हमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी ऐसी जगहों पे जाके करते हैं। अब चलती गाड़ी में किसी को पकड़ना आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमारी टीम ने धीरे धीरे दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की, और हमने चलती गाड़ी में भी सोनोग्राफी को पकड़ा है, हमने खेतड़ी के पहाड़ों में भी जाके लोगों को पकड़ा है, हमने आप देखिए बांसवाड़ा, जोधपुर, जिन जगहों पे कभी डिकोई ऑपरेशन नहीं हुए थे पिछले 6 सालों में, वहां जाके भी हमने ऑपरेशन किए। कुछ ये कहें कि आपने हदों से बाहर भी जाके, राजस्थान की सीमा के बाहर जाकर के भी कुछ ऑपरेशन किए, जो मुझे बिल्कुल लगता है बिल्कुल। कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था ये। देखिए,
दूसरे स्टेट में जाके ऑपरेशन करने की बात जब भी आती है तो आदमी बहुत कुछ सोचने लगता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक मर्यादा है, एक सीमा है। लेकिन पीसीपीएनडीटी एक सेंट्रल एक्ट है, और सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हुआ कि राजस्थान ने 2 बार इंटर स्टेट कॉन्फ्रेंसिस का आयोजन किया, जिसमें दूसरे स्टेट के अधिकारी भी आते थे। हमने उन कॉन्फ्रेंस का पूरा फ़ायदा उठाया। हमने वहाँ ये इशू उठाया कि हमारे राज्य में दलालों पर कंट्रोल होने के कारण अब दलाल औरतों को, गर्भवती महिलाओं को टेस्ट कराने के लिए आपके राज्यों में आ रहे हैं, और हमारे पास काफ़ी सारी सूचनाएं हैं। क्या हम आपके राज्य में आगे कार्रवाई करें? तो मुझे लगता है कि इस संवाद का फायदा ये हुआ कि जब हम सबसे पहली कार्रवाई करने के लिए हम हरियाणा में गए, नारनौल में, फिर हम दूसरी कार्रवाई करने गुजरात में गए, फिर हमें कार्रवाई करने आगरा में गए, तो ये रास्ता खुलता गया। और कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ ये रिट भी लगाई कि क्या इस प्रकार के ऑपरेशन अलाउड हैं। तब माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सीआरपीसी का जो धारा 178 है, वो ये ताकत इस ब्यूरो को देता है कि वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस के जरिए राजस्थान की महिलाओं को बाहर ले जाकर करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, और ऐसे में दूसरे राज्यों में जो डॉक्टर ये काम कर रहे हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है और राजस्थान की जेलों में डाला जा सकता है। वर्षों से अभियान चल रहा है, ये बात सही है कि अ, आपने कहा कि कुछ बदलाव भी इसमें किए हैं। वजह क्या है कि आज तक भी लोग ये बात नहीं समझ पाए हैं कि बेटा बेटी उसमें अंतर क्या है। सरकार अरबों रुपए इस पे खर्च करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, समर्पित विभाग हैं इसके लिए, पर्टिकुलर वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसके लिए काम कर रहा है, समाज कल्याण विभाग के जो कुछ शाखाएं हैं वो काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़े एक भयावह स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं, विभाग लोगों का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सन के लिए प्रेफरेंस है, बेटा होने की जो चाहत है, वो हमारी सोसाइटी में बहुत गहरे तक आ गई है। उसके पीछे कुछ बड़े ही अजीब से कारण भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक आयोजनों में, इवन अंतिम संस्कार में बेटे का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें नर्क में जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बेटा जो है वो बुढ़ापे का सहारा है क्योंकि बेटी की शादी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि बेटे से वंश आगे बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लड़कियों की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते तो हमें लड़का चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये सारे कारण जो हमारी सोसाइटी में घुस गए हैं, हम इनकी असली जड़ में नहीं जा रहे हैं, और हमें पता लगेगा कि बेटी भी बुढ़ापे का सहारा है। आपने अभी राजकोट के घटना सुनी होगी, एक प्रोफेसर ने अपनी बीमार माँ को सड़क छत से फेंक दिया, मार दिया, और वहीं एक लड़की ने अपने पिता को अपनी किडनी देके उनका जीवन बचाया। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे इस प्रकार की घटनाएं जब मीडिया पब्लिश करेगा और लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो लोगों को ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि बेटियां भी बेटों की तरह आपका ध्यान रख सकती हैं। धार्मिक आयोजन या जो अंतिम संस्कार है, आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवारों में लड़कियों ने भी अंतिम संस्कार किए हैं, और मैं मानता हूं कि समाज धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर लेगा। और सेफ्टी की जहां तक बात है, यदि सब परिवार अपने अपने घर के लड़कों को कंट्रोल में रखेंगे तो बेटियों को खतरा कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी बेटियों में जितनी पाबंदी लगाती है, बेटों से जायज क्वेश्चन भी पूछना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि बेटियों की सुरक्षा को थोड़ा खतरा हुआ है। यदि हम लोग मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि बेटियों की सुरक्षा का भी कोई बड़ा इश्यू है। तो ये सब कारणों की वजह से हमारी सोसाइटी जो बेटियों को गर्भ में मारती आई है, इन कारणों के नहीं रहने से मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसा होगा। अब आपको बहुत सारे कपल ऐसे दिखाई देंगे जिनके सिर्फ एक लड़की है, आपको ऐसे कपल दिखाई देंगे जिन्होंने 2 लड़की के बाद नसबंदी करा ली है। तो मेरा मानना है कि वो सुधार धीरे धीरे समाज में हो रहा है। ये हम 21वीं सदी एक विकासशील भारत, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। और ये सबसे बड़ी एक तकलीफ दे बात ये है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो आपके ऑपरेशंस में हमने देखे, कई पढ़े लिखे लोग पकड़े गए हैं इसमें। बिल्कुल पढ़े लिखे लोग पकड़े गए हैं। दूसरे राज्यों में हमने अभी तक 28 ऑपरेशन किए हैं, जी। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनमें से 24 ऑपरेशन में डॉक्टर इन्वॉल्व थे, जो कि एमडी गायनी थे, एमडी रेडियोलॉजी थे। इतना बड़ा टैलेंट, वर्षों तक जिन्होंने एक आर्ट को, एक एक साइंस को सीखा, और उसके बाद वो ऐसा घृणित कार्य करते हुए पकड़े गए। जेल में रहेंगे, समाज में उनकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, और हो सकता है कि बाद में उनको जब बड़ी सजा भी मिले। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और आपको एक मैं आंकड़ा भी बताना चाहूँगा कि एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि पढ़े लिखे लोग, शहरों में रहने वाले लोग और ज़्यादा पैसे वाले लोग ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड करते हैं, जिससे आपकी बात ये कन्फर्म होती है कि समाज का ये बड़ा ही अजीब सा रूप है कि जिन लोगों को इस चीज़ को रोकना चाहिए, वो लोग इसकी जड़ बनते जा रहे हैं। और बड़ी चिंता की बात है कि शहरों में सेक्स रेशो गांव के मुकाबले कम है। बड़ा चिंता का विषय है। कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं कि लोग आगे आ रहे हों, कहना चाहते हो कि हाँ बिल्कुल हम बदलाव चाहते हैं, ये सब चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक मुहिम है ये तो, और इसमें साथ लगने चाहिए लोग। देखिए मुहिम, पहले हम लोगों को लगा कि पीसीपीएनडीटी सेल का काम है कानून का पालन करना,
और प्रचार प्रसार दूसरे विभाग का काम है। जी। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ होना चाहिए, हम आगे आना चाहते हैं, हमें लगा कि वाकई में लोगों में एक रिस्पॉन्स है। लोगों ने कहा कि सर, कानून का पालन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा कि हम युवा पीढ़ी को जागृत करें। देखिए, युवा पीढ़ी को जागृत करना क्यों जरूरी है? कारण यह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ही आगे आने वाले समय में नागरिक बनेंगे, माँ बाप बनेंगे। अगर उनको ये बताया जाए कि किस प्रकार से हमारी पिछली पीढ़ियों ने ये पाप किया है, हमारे सेक्स रेशो का बैलेंस बिगाड़ दिया है, और इस कारण से इंडिया में बहुत तरह की सामाजिक समस्याएं आने वाली हैं, तो डेफिनेटली युवाओं को जब ये सारी बातें पता चलेंगी तो हमारा आज का युवा बहुत ही जागृत है। और इसी मिशन के साथ हमारी सेल ने कानून का पालन करने के साथ साथ एक जागृति का अभियान भी शुरू किया, डॉटर्स आर प्रीशियस। और वो अभियान हमने सितंबर 2016 में शुरू किया, और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आज लगभग 16 महीने बीतने के बाद ये जो हमारा अभियान था, ये एक जन आंदोलन के रूप में बन गया है। हम जिस भी कॉलेज स्कूल में ये प्रोग्राम करने जाते हैं, हमें स्टूडेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोग आपस में इस प्रोग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लोग दूसरे इंस्टीट्यूट को भी कहते हैं कि आप भी ये प्रोग्राम कराइए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोग अब वॉलेंटियर बनना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम वो भी आगे करें, और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, जैन साहब के साथ पूरे ऑपरेशन, इस मुहिम से जुड़ी कुछ रोचक बातें और करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं एनएचएम राजस्थान के एमडी और मेडिकल एंड हेल्थ के सेक्रेटरी नवीन जैन साहब। जैन साहब, आपने कहा कि डीएपी को जो जिक्र किया, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, गर्व होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मेरे भी डॉटर है, मैं तो कहता हूं कि बेटियां रियली काफी ख्याल भी रखती हैं। और मैं मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी जैसे 5 बजे के आसपास निश्चित रूप से मैं घर एक कॉल करता हूं और मेरी डॉटर को मालूम होता है, वो कहती है कि हाँ, योर एनर्जी टैंक इज स्पीकिंग। कि 5 बजे जब एक थकान होती है तो ये इसी तरह से बात करती है। इस मुहिम को लेकर के, और ये एक सौभाग्य की बात है कि आप जब शतक लगा चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी उसी दरमियान आ रहा है, एक वीक बाद ही। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि महज एक राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने से हमारा काम चल सकता है, कि ऐसी मुहिमें चलती रहनी चाहिए? देखिए, हम जब पीसीपीएनडीटी सेल में कानून का पालन कर रहे थे, तो हमने उस समय केवल ये नहीं सोचा कि ये दिवस हैं। ये दिवस आते थे तो हमारे लिए भी फॉर्मेलिटी थे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट था ऐसे लोगों को पकड़ने में जो वास्तव में सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, लड़की का पता लगने पे उसको अबॉर्ट कर देते हैं। यानी कि इस तरह का धंधा जो लोग कर रहे हैं, इनको पकड़ने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन जब से हमने ये मिशन लगभग सितंबर 16 से चलाया है, तब से ये सारे दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम इन दिवसों को औपचारिकता के रूप में नहीं मनाना चाहते। जी। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये दिवस भी यादगार बने। और हमने इसकी एक छोटा सा सैंपल नवंबर के महीने में किया था। नवंबर 2017 में हम लोगों ने तय किया कि नवंबर के किसी एक दिन राजस्थान के लगभग 500 कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर हम युवाओं को प्रेरित करें, और 1 लाख युवाओं का हमने टारगेट रखा। उसके लिए हमने ट्रेनिंग रखी कि जो कोई वॉलेंटियर बनना चाहता है वो जयपुर आ जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि हमें केवल 400 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन 600 से ज़्यादा लोग उस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए आए। लोग बांसवाड़ा से आए, लोग कोटा से आए, लोग भरतपुर से आए, और लोग गंगानगर से आए। और वो ट्रेनिंग लेने के बाद लोगों ने आगे जाके लोगों को ट्रेनिंग दी, और हमारे टारगेट के अगेंस्ट 773 जगहों पे 1.5 लाख युवाओं के साथ उन्होंने चर्चा की। उस प्रोग्राम के बाद हमें ये हौसला हो गया कि जनता वाकई में इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहती है, जी। और इंस्टीट्यूट इस बात को वेलकम कर रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। इसीलिए जो आपने कहा 24 जनवरी, जो कि राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उस दिन हम राजस्थान के 3000 इंस्टीट्यूट में, यानी कि पिछली बार से लगभग 4 गुना ज़्यादा हमने टारगेट रखा है कि पूरे राजस्थान के 3000 इंस्टीट्यूट में हम लगभग 6 लाख युवाओं से बात करेंगे। डीएपी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? डीएपी का कंसेप्ट इस तरह से आया कि हम लोग जब कानून का पालन करते हैं, जी। तो आप देखिए कि हम कहीं ना कहीं सप्लाई तोड़ रहे होते हैं। सप्लाई किसकी? मशीनों की, दलालों की, ऐसे डॉक्टर्स की जो ये काम करते हैं। लेकिन क्या सप्लाई तोड़ने से दुनिया सुधरती है? मेरा मानना है कि सप्लाई तोड़ने से दुनिया नहीं सुधरती। सप्लाई तोड़ने से कुछ फर्क पड़ता है। असली समाज वो है जो ऐसी बुराइयों की डिमांड खत्म कर दे। देखिए, अगर मान लीजिए शहर में कोई मिठाई की दुकान है, और वो कोई मिठाई बनाता है जो बहुत डिमांड में है। अगर शहर वाले ये प्रण ले लें कि कल से हम ये मिठाई नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली वो दुकान वाला उस मिठाई को बनाना बंद कर देगा। जी। यही बात इस पे लागू होती है। अगर लोग ये डिसाइड कर लें
कि हमें तो सोनोग्राफी से सेक्स का पता लगाना ही नहीं है, मुझे तो बेटी से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे काम करने वाले लोग भले मशीनें लेके आ जाएं, सड़कों पे खड़ी कर दें, फ्री में करने लग जाएं, लोगों की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगा कि लोगों की इस चीज़ की डिमांड खत्म करने के लिए अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है, और अवेयरनेस भी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। देखिए, गाना गाने से, रैली निकालने से, या केवल मतलब कि कविताएं गाने से अगर कुछ हो सकता, तो आप जानते हैं कि 25 साल में कुछ ना कुछ तो हो सकता था, वो सब चलना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है युवाओं के मन को बदलना। वो कुछ देर में नहीं बदला जा सकता। मुझे युवाओं के साथ संवाद करना चाहिए। युवाओं से संवाद करने के लिए आपको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, आप सरकारी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, राइट। उनकी साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, तब वो आपको स्वीकार करेंगे। नहीं तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं आपको सुने, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमने इस तरह का एक शेड्यूल बनाया, इस तरह के प्रेजेंटेशन बनाए, इस तरह की फिल्में बनाई, इस तरह के वीडियो बनाए, जिनको देख के उनको लगे ही नहीं कि उनको कोई स्पीच दे रहा है, बल्कि उनको लगे कि कोई उनसे इंटरेक्शन कर रहा है, कोई संवाद कर रहा है। तो रैप की स्थापना हो गई, एक चेन बन गई, ये भी एक कह चेन सकते बन हैं। गई है, बिल्कुल एक चेन बन जिसकी गई एक है। आवश्यकता भी थी। बिल्कुल एक नेटवर्क कुछ तैयार स्टेट किया। हैं हमारे यहाँ, इसके एक मैं तो कहूंगा कि एक रोल मॉडल की तरह। देखिए, कानून बहुत सालों से बने हुए हैं। कानून तो बाल विवाह को रोकने का भी बना हुआ है, लेकिन उस वक्त अक्षय तृतीया राजस्थान में एक कहा जाता है कि यूं तो उसकी पूजन भी होती है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये राजस्थान के लिए बाल विवाह के लिए एक ऐसा अवसर होता है कि जिसमें जम के बाल विवाह होते हैं। वर्षों से नहीं रुक पाया, कानून और सख्त होता चला गया। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि कानून हमारे यहाँ बनते, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत होती है, बहुत ज़रूरी जिससे अभाव के रूप में इस तरह का जब अभाव रहता है वो धरातल पे नहीं उतर पाते हैं, और यही बड़ी वजह है कि उसमें खामियां रह जाती हैं। तो कुछ ऐसे अभी आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमें और अभी कुछ करना बाकी है। मैं तो समझता हूँ कि बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। जी। एक जो दीप होता है, दीपक होता है, उससे हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं। मुझे लगता है कि इस मिशन में हर आदमी एक दीपक है, जिसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने होंगे। जी। वो दीपक आगे जाके और दीपक जलाएंगे तो पूरी दुनिया में रोशनी होगी। तो मेरा ये विश्वास है कि ये हमें करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सरकार की समस्या है, ये स्वास्थ्य विभाग की समस्या है, ये WCD का काम समाज की है, समस्या ये है समाज की समस्या है। राइट। हम सबने मिलकर ये स्थिति पैदा की है, और हम सबको मिलकर इस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। तो लोगों को इससे जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो। मुझे लगता है कि हर आदमी को ये कोज अपनाना चाहिए, कोई ना कोई कोज लाइफ में होना चाहिए। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में राजस्थान का नाम दर्ज हो चुका है, बिल्कुल इसके लिए दर्ज हो बड़ी चुका खुशी की है। बात है। 17 नवंबर का कार्यक्रम, उन्होंने माना है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जहां बेटियों को बचाने के लिए 773 लोकेशन पर एक जैसा प्रोग्राम 1.5 लाख युवाओं से किया गया हो। और मुझे उम्मीद है कि 24 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। जी। राजस्थान के कुछ जिले ऐसे थे जिनमें चिंताजनक स्थितियां थी। हालांकि ये तो जनगणना की बात पता लगे, लेकिन हमें एक एहसास होता है कि वास्तव में बहुत अच्छी स्थितियों में जा रहे हैं, जिसमें गंगानगर भी कहा जाता था, हनुमानगढ़, झुंझुनू, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि झुंझुनू और हनुमानगढ़ में जो जन्म लिंगानुपात है उसमें हाँ। काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। जी। क्योंकि पिछले 1.5 साल में ज़्यादातर ऑपरेशन हनुमानगढ़, गंगानगर और झुंझुनू सीकर एरिया में किए गए हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट नज़र आ रहा है। जी। कुछ पब्लिक में भी है इसको लेकर के कि हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ा है। जब हम लोगों को कुछ तथ्य बताते हैं, उनको विश्वास नहीं होता कि किस तरह से राजस्थान में पिछले 30 सालों में बहुत सारी लड़कियों को गर्भ में मारा गया है। हम ये आंकड़ा उनके साथ शेयर करते हैं, हम फिल्म के माध्यम से उनको दिखाते हैं कि जो 3 महीने का जो जो गर्भ में जो लड़की या जो भी बच्चा है बेचारा, वो किस प्रकार से अच्छी स्थिति में है। आप उसे जब अबॉर्ट करते हैं तो उसे दर्द होता है एक इंसान की तरह, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो हम लोगों को इमोशनल करते हैं, हम लोगों को फैक्चुअल स्थिति बता के उनको उनकी जानकारी बढ़ाते हैं, हम उनको फन या फ़नी तरीकों से भी कुछ बातें बताते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट मेंटेन रहे। इस प्रकार से एक हर प्रकार का मिश्रण करके हम जो बात उनको बताते हैं, वो प्रोग्राम लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मिशन कहाँ तक रखा अभी आपने कि हाँ मुझे 2018 में यहाँ तक तो बिल्कुल टच करना है, जिले, वो कस्बे, गांव? डेफिनेटली एक सपना हम देख रहे हैं कि 2021 तक राजस्थान को फीमेल फिटिसाइड से मुक्त कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि राजस्थान ये नारा दे सके पूरे भारत को। हमारे सारे लोग अगर इसका प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 2021 तक राजस्थान फीमेल फिटिसाइड फ्री स्टेट बनने की दिशा में जा सकता है। तो 2018 मान के चल सकते हैं कि DAP को समर्पित? DAP को समर्पित होगा, डिकोय को समर्पित होगा। आजकल एक नया नारा आया है कि डिकोय और डैप, जी। 2D, ये राजस्थान की बेटियों को बचाने के लिए। राजस्थान की डॉटर यानी कि D, राजस्थान की डॉटर D को बचाने के लिए डिकोय और डैप हैं। तो ये नारा बढ़ रहा है कि कानून का पालन करेंगे डिकोय के जरिए, और अवेयरनेस करेंगे डैप के जरिए, और हमारी डॉटर्स को हम लोग बचाएंगे। इंटर स्टेट जाकर के और डिकॉय को ले जाना, किसी को, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को भरोसा भी पेरेंट्स ऐसे करें नहीं करें, आप लेकर के जाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और
वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ किस तरह की पोजीशन रहेगी, वहाँ के लोग अटैक कर सकते हैं, दूसरी बातें हो बिल्कुल। सकती हैं। तो इसमें किसी स्टेट का ऑब्जेक्शन भी है या सपोर्ट रहा देखिए, कि डिपेंड करता है। हमने ये देखा कि कुछ स्टेट ने तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने हमारी पूरी मदद की। कुछ जगहों पे वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये लगा कि हमारे वहाँ पर काम करने से उनको ऊपर से फटकार पड़ रही है, क्योंकि नेचुरली अखबार में खबर आएगी। अखबार में खबर आने पर कुछ स्टेट के हायर अथॉरिटीज़ ने वहाँ की लोकल अथॉरिटी को ये कहा कि राजस्थान की टीम को ये 300 किलोमीटर अंदर कैसे पता चल गया कि वहाँ पर ये काम होता है, आप वहीं रहते हैं, आपको कैसे पता नहीं चला। मैं सोचता हूँ कि ये भी पॉजिटिव चीज़ है, जी। क्योंकि उसके बाद उन्होंने भी फिर ये काम शुरू किया, उन्होंने भी ताड़बतोड़ छापे मारे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितना सस्टेनेबल रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हम 6 राज्यों में आज तक जा चुके हैं, 28 ऑपरेशन हमने किए हैं। हमारी टीम को बहुत तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दलाल हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है, जगह चेंज करता रहता है, जानबूझ के वो कोशिश करता है कि मैं इनको थोड़ा बहुत भटकाऊंगा, तो अगर ये गलत लोग होंगे तो मेरा पीछा छोड़ देंगे। हमारी टीम को बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, डिकोय महिला के स्वास्थ्य और उसकी जान का खतरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऑपरेशंस में हमने देखा कि हम प्रेग्नेंट औरत को लेके गए, उसे वहाँ पर उल्टियाँ लग गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हमें ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए अबॉर्ट करना पड़ा, कई बार हमें टोटली अबॉर्ट करना पड़ा। कई राज्यों में ऐसा भी हुआ कि हमारी जो टीम थी, क्योंकि वो शादी वर्दी में रहेगी डेफिनेटली, उनके साथ बदतमीज़ी हुई। एक बार हमारी टीम को थाने में भी पकड़ कर ले गए, तब हमें इंटरवेंशन करना पड़ा राजस्थान में, जयपुर से, और उनको समझाया कि ये क्या मैटर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, और इन घटनाओं से हमारी टीम का हौसला बढ़ता है और हमें भी कॉन्फिडेंस हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हमारे लिए रामबाण साबित हुआ है। हमारी सरकार हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, हमें पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा समय है राजस्थान के सेक्स रेशो के हिसाब से। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये निकल करके आता है कि अभी अवेयरनेस को लेकर के जो हम जिक्र कर रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, अ, वजह क्या मान के चल सकते हैं कि जो एक झिझक लोगों के अंदर है कि हाँ अभी तक नहीं होना चाहिए। तो बात सही है कि आज भी मानसिकता जो है पुरुष प्रधान समाज की हमारी सोच है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं कि जिनके बच्चियां ही आपने जैसे बताया अभी कुछ ऐसी चीजें तमाम ये सारे हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी लोगों के दिल में ही बात जमी हुई है जिसको बाहर निकालना। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि औरतें जो हैं घरों में, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, तो मुझे ये जान के हैरानी होती है जब मैं अपने सारे डिको ऑपरेशन की हिस्ट्री देखता हूँ कि ज़्यादातर घरों में महिलाएं जो हैं, वो इस प्रकार का प्रेशर उस महिला पे बनाती है जो गर्भवती है। नॉर्मली कहा जाता है कि पुरुषों की वजह से महिलाओं के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार होते हैं, लेकिन फीमेल फिटिसाइड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मैंने देखा है कि महिलाएं महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, और महिलाएं ही नहीं चाहती है कि एक महिला को पैदा करे। ये बड़ी चिंताजनक बात है। और आप देखेंगे कि हमने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें बहुत सारी महिला एजेंट हैं, बहुत सारी नर्स हैं जो प्राइवेट या सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। तो ये देख के बड़ी हैरानी होती है। एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है कि अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो तुम्हारी सास जो है सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी देवरानी या जेठानी के बच्चों को दे देगी। जिस इस तरह के मैसेज जब समाज में चलते हैं, तो नेचुरली अवेयरनेस का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि जब बेटियां भी अपने बच्चों, अपने माँ बाप का पालन पोषण कर रही हैं, जी। बेटियां अपने माँ बाप को अस्पताल पहुंचा रही हैं, उनको किडनी दे रही हैं। और आप देखिए कि बॉम्बे में पिछले साल एक घटना हुई थी कि एक बेटा कई महीनों यूएस से आया बाद नहीं था, वो माँ यूएस से इंतजार आया, करती रह और गई। माँ इंतजार करती रह गई बिल्कुल। और वो कंकाल बन गई। ये तो समाज के लिए मुझे मैं लगता है कि समझता हूँ एक कि झिझकोरने वाली बिल्कुल। घटना है। आप मुझे बताइए कि कौन सी बेटी ऐसी होती है जिसकी अगर 3-4 दिन अपनी माँ से बात नहीं हो और वो टिक के बैठ जाए। मुझे तो लगता है कि 3-4 दिन बाद तो बेटी माँ के घर ही पहुंच जाती है। बिल्कुल, हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे और ये मुहिम वो मुहिम है जिसमें एक समाज के हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। हम जुड़ें, आप भी जरूर जुड़िए। और इसका लबोलुआब यही है कि हम चाहे कितनी सोचें, लड़का लड़की दोनों बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन लड़कियों पे एक बार आप भरोसा तो करके देखिए। हमारा भरोसा है वो कहीं अंदर से हिला हुआ है, लड़कियां हिली हुई नहीं है। अगर आप भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपको वो एहसास होगा कि अब तक हम जो सोच के चल रहे थे वो सिर्फ हमारा भ्रम था। मुझे लगता है इस भ्रम को तोड़ना ज्यादा जरूरी है, तभी हम कह सकेंगे कि वास्तव में लड़कियां किसी से कम नहीं है। और एक बार भरोसे की बात है, और मुझे लगता है कि नवीन जैन साहब जिस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं वो उस समाज की आवश्यकता है, उस प्रदेश की आवश्यकता है, इस देश की आवश्यकता है। और हम कहेंगे कि बिल्कुल डीएपी को हमें सैल्यूट करना चाहिए और हमको भी जुड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत जैन धन्यवाद। साहब, आप थैंक यू। हमारे से जुड़े और एक बार फिर हम आपको शुभकामनाएं देंगे, आप अपने मिशन में जरूर कामयाब हो। थैंक यू। ये
मेरी अपील भी है कि हम इस मुहिम से जुड़े हैं, हमारा मैनेजमेंट इस मुहिम से जुड़ा है, आप भी जरूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।